बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, उम्मीद आप सब खैरियत से होंगे। कौमी सलामती का गुज़श्ता रोज़ होने वाला पार्लिमानी कमेटी का जो इजलास है वो अभी तक ज़ेर बहस है। आज के इस अहम व्लॉग में मैं दो चीज़ों पे बात करूँगा। एक तो ये कि जनरल आसिम मुनीर साहब के ख़िलाफ़ जो प्रोपेगेंडा है उसके पीछे क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, और कौमी सलामती की पार्लिमानी कमेटी के अंदर क्या हुआ, अंदरूनी कहानी क्या है, जो लीडर्स वहाँ मौजूद थे उन्होंने अपने अपने तौर पर क्या गुफ्तगू की। सबसे पहले हम बात करेंगे अली अमीन गंडापुर साहब की। अली अमीन गंडापुर साहब ने वहाँ क्या कहा। अली अमीन गंडापुर साहब ने तकरीबन जिसे कहते हैं ना कि ज़ारो कितार रोते हुए पार्लिमानी कमेटी में ये बात की। उन्होंने कहा जी कि आपने हमारी पार्टी का वजूद ख़त्म कर दिया। अली अमीन गंडापुर दहशतगर्दी के इजलास में भी जो उनका रवायती सियासी रोना है वही रोते रहे और वही बातें जो उमूमन करते रहे। और अफसोस की बात यह है कि वो सूबा जो दहशतगर्दी का शिकार है उसका वज़ीर आला इजलास में सूबे में होने वाली जो दहशतगर्दी थी उसके पीछे लॉजिक्स देता रहा, कहता रहा कि जी ये दहशतगर्दी इस वजह से है या ये दूसरी वजह से है, लेकिन वो हकायक नहीं बताने की उसमें जरूरत थी कि वो बताता कि किस तरह केपी को पिछले कई सालों से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ लूट रही है। वो बताता कि कैसे बीआरटी 28 अरब से आज 1 खरब 12 अरब पे जा चुका है। वो बताता है कि किस तरह सोनामी ट्री के अंदर इमरान खान, उनकी पार्टी और उनके लोगों ने पैसा बनाया। वो बताता कि आज भी कैसे खैबर पख्तूनख्वा के अंदर नौकरियों पे, पोस्टिंग ट्रांसफर्स पे या किसी भी शोबाजात में करप्शन जारी है, लेकिन वो इन बातों के बजाय वो मुख्तलिफ़ किस्म की लॉजिक्स देता रहा। और गंडापुर ने 9 मई के हवाले से भी बात की और कहा कि जिन लोगों ने 9 मई किया और वो वहाँ मौजूद थे उन्हें सज़ाएं मिलनी चाहिए। और ख़ुद भी गंडापुर साहब ने कहा कि इस हवाले से जो लोग अगर इसमें मुलव्वस हैं उनको सज़ाएं दें। तो ये तो बहरहाल अली अमीन गंडापुर साहब की कहानी थी। दूसरी तरफ जो मौलाना फजल रहमान साहब हैं, फजल रहमान साहब ने फरमाया कि 2024 की इलेक्शन में हमने इलेक्शन कैंपेन ही नहीं की क्योंकि हमें ये कहा गया कि सिक्योरिटी थ्रेट है, और हमें थ्रेट थी भी। लेकिन उसे कहा कि तहरीक इंसाफ ने खैबर पख्तूनख्वा में खुल पे कैंपेन की लेकिन इन पे कोई हमला नहीं हुआ। और आज जब सुबह में दहशतगर्दी का दौर रहा तो समझ आता है कि क्यों तहरीक इंसाफ पे हमले नहीं होते। दूसरा, मौलाना फजल रहमान ने यह भी कहा कि पीटीआई को इसके अंदर आना चाहिए था। तो सबसे जो सेंसिबल बातचीत वहाँ हुई वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने की, जो मैं आपके सामने रखता हूँ। दहशतगर्दी की जंग, बिलावल साहब ने कहा कि दहशतगर्दी की जंग में सियासी इत्तफाक़ राय इंतहाई अहम है। मैं और पीपल्स पार्टी दहशतगर्दी पे सियासी इत्तफाक़ राय पैदा करने के लिए हर वक्त तैयार हैं और हम इस काम के लिए अपनी खिदमत पेश करते रहेंगे। दूसरा, उन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के खिलाफ में जंग में रियासत का ज़्यादा फोकस काइनेटिक एक्शंस की तरफ है, जबकि दहशतगर्दी के सॉफ्ट प्रांक जैसे कि बलोच यकजहती कमेटी और दीगर इंसानी हकूक़ की तंजीमों की तरफ से की जाने वाले रियासत मखालिफ जहन साजी की तरफ नहीं है। बैनुल-अक़वामी सतह पर सॉफ्ट प्रांक को एक्सपोज करना अशद ज़रूरी है। पीपल्स पार्टी सॉफ्ट प्रांक को भी लीड करने के लिए तैयार है। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात, और ये मैं भी कहता रहा हूँ, मैं अगेन आज इस व्लॉग में कह रहा हूँ कि अगर मेरी ये बात किसी भी लेवल पे सुनी जा रही है तो हमें मुल्क की सॉफ्ट इमेज के लिए जो काउंटर नैरेटिव है उसके ऊपर काम करना पड़ेगा। इंडिया ने बलूचिस्तान को लेकर बेशतर फिल्में बनाई, शॉर्ट फिल्म्स बनाई, डॉक्यूमेंट्रीज बनाई, इंटरनेशनली लॉबिस्ट हायर किए, थिंक टैंक्स खड़े किए, पूरी दुनिया में बलूचिस्तान के मामले को गलत रिपोर्ट किया। लेकिन हमारी तरफ से क्या होता है, हमारी तरफ से हमारे जैसे लोग जब कोई एफर्ट करते हैं, अपने तौर पर एफर्ट करते हैं, तब भी स्टेट उन्हें किसी किस्म की सपोर्ट करने को तैयार नहीं होती। मैंने एक फिल्म 2.5 सब्जेक्ट पे बनाई और थ्रू आउट ये सारा बयानिया जो आज बलोच यकजहती कमेटी लेके फिर रही है, या जो इंडियन रॉ का बयानिया है, ये जो लोगों को बसों से उतार के कत्ल करने का जो एक इनकी कोशिशें रही हैं, इसके पीछे रॉ के हैंडलर्स कैसे काम कर रहे हैं, अफगानिस्तान का क्या किरदार, ये सारी चीज़ें हमने उसमें दिखाई। लेकिन अलमिया यह है कि ना उस वक्त के हुकूमत में किसी को समझ आई, ना आज कोई ये समझने को तैयार है। तो ये जो बिलावल साहब की गुफ्तगू है ये बड़ी मेरे दिल को लगी और मैंने इसमें एक पॉइंट अपनी तरफ से इजाफी ऐड किया। फिर बिलावल साहब ने कहा कि पाकिस्तान को दुनिया के सामने अफगानिस्तान को ग्लोबल दहशतगर्दी का हब और महवर पेश करना होगा, और एक रियलिटी भी है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। और इस सिक्योरिटी के इस बड़े चैलेंज की तरफ तवज्जो दिलानी होगी ताकि अफगानिस्तान से जन्म लेने वाली दहशतगर्दी को सामने लाया जा सके। बिलावल भुट्टो ने यह भी कहा कि पाकिस्तान में दहशतगर्दी से जुड़े इंटरनेशनल टेरर फाइनेंसिंग नेटवर्क को हमें आलमी और यूनाइटेड नेशंस लेवल पर बेनकाब करने की ज़रूरत है। और फिर इन्होंने कहा कि दहशतगर्दी के मामले पे किसी भी और इख्तिलाफ राय को बाला तक रखते हुए पीपल्स पार्टी रियासत और अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़ी है। बड़ा लॉजिकल बयानिया था। अहमद वली खान ANP के रहनुमा, इन्होंने कहा कि हमें यह बताया जाए कि 2013 में तालिबान के हामी खैबर पख्तूनख्वा सूबे में हुकूमत में कैसे आ गए, इन्हें कौन हुकूमत में लेकर आया। और बड़ा लॉजिकल सवाल है। अहमद वली खान के ख़ानदान ने, उनकी पार्टी ने बहुत ज़्यादा इस दहशतगर्दी की जंग में कुर्बानियाँ सही हैं
उनके तकरीबन पार्टी की सारी लीडरशिप को उस वक्त के इंतखाबात में दहशतगर्दों ने टारगेट किया और उनको सबको शहीद किया। फिर इन्होंने कहा कि हमारे इलाकों में तहरीक इंसाफ ने 40,000 दहशतगर्द आबाद किए। ये बिल्कुल दुरुस्त बात है कि इमरान खान साहब के पिछले दौरे हुकूमत में जो रिहेबिलिटेशन पॉलिसी थी तहरीक तालिबान के लोगों के लिए, वही आज पाकिस्तान को खून बहा रहे हैं। और इन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ का बानी इमरान खान तालिब और दहशतगर्द है। ये बड़ी रियलिस्टिक बात है कि इमरान खान को तालिबान खान भी कहा जाता रहा है और ये इसमें कोई दो राय नहीं है। अब मैं आता हूँ दूसरी और अहम मौजू की तरफ, जो जनरल आसिम मुनीर साहब के खिलाफ एक प्रोपेगेंडा चल रहा है पिछले कई दिनों से। मैं उमूमन आपने देखा होगा कि शख्सियात के ऊपर बहुत कम बात करता हूँ व्लॉग्स में, लेकिन जो जनरल आसिम मुनीर का मामला है इस हवाले से मैं चंद बातें ज़रूर कहना चाहूँगा कि एक तो जो फैक्ट फोकस की अहमद नूरानी की जो स्टोरी है, उस स्टोरी को उन्हीं के अपने साथी अहमद वकास गोराया ने उसको डिनाई किया है। मेरे पास उसकी स्क्रीनशॉट है जो मैं आपको दिखाता हूँ। अहमद वकास गोराया का जो ट्वीट है जिसमें वो कह रहा है कि अहमद नूरानी की जो ट्वीट है वो ठीक नहीं है और जो स्टोरी है वो ठीक नहीं है, उसको फैब्रिकेटेड किया गया और जो जनरल आसिम मुनीर की साहबजादियों को लेके प्रोपेगेंडा किया जा रहा है वो गलत है। लेकिन इससे हटके भी अगर हम साफ़ती उसूलों का जायज़ा लें, साफ़ती इक़्तिदार का जायज़ा लें, तो जिस किस्म की सहाफ़त अहमद नूरानी करने की कोशिश कर रहे हैं वो किसी तौर सहाफ़त के ज़ुमरे में नहीं आती। मैं अहमद नूरानी के हवाले से वो इन्फॉर्मेशन रखता हूँ, बहुत सी बातें मैं जानता हूँ जो शायद मैं इस फोरम पे अगर सामने लाऊं तो अहमद नूरानी की अच्छी खासी सबकी होगी, लेकिन वो शायद इस वजह से मैं नहीं यहाँ करना चाहता कि जो क्योंकि उस स्टोरी में जो दूसरे शख्स जुड़े हैं वो क्योंकि बड़े ज़िम्मेदार हैं, मैं उनकी रिस्पेक्ट में अहमद नूरानी की उस कहानी को सामने नहीं ला रहा, लेकिन मैं उनसे कभी बात करूँगा अगर तो मुझे उन्होंने अलाउ किया तो मैं आपके सामने कुछ अहम चीज़ें अहमद नूरानी की ज़ात को लेकर रखूँगा जिससे आपको समझ आ जाएगी कि ये किस लेवल का ब्लैकमेलर है और इसकी जो अपनी पर्सनल लाइफ के अंदर इसने क्या जुल्म किया लोगों के साथ और ये किस हद तक इसका जो कोड ऑफ कंडक्ट है और जो ये जाहिर करता है उसमें और जिसकी जो असलियत है उसमें कितना बड़ा तजाद है। लेकिन बहरहाल इसको आगे चल के हम बात करेंगे। लेकिन जो जनरल आसिम मुनीर की ज़ात को लेके प्रोपेगेंडा हो रहा है, क्योंकि जनरल आसिम मुनीर का जो मौक़िफ़ है पाकिस्तान को लेके वो बड़ा डिफरेंट है और वो पाकिस्तान को प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जाने का एक सोच लेके आगे बढ़ रहे हैं और ये जितना ब्लैकमेलर माफिया इनके आगे झुक नहीं रहे, इसलिए इनकी ये कोशिश है कि जनरल आसिम मुनीर की इमेज को ख़राब किया जाए, उनके ऊपर इल्ज़ाम तराशी की जाए, उनके रिलेटिव्स को अजीज़ व अकारिब के नाम ले लेके प्रेशर बिल्ड करने की कोशिश की जाए। और ये नई बात नहीं है, जनरल आसिम मुनीर ही इन लोगों की तनकीद का निशाना नहीं रहे हैं, बल्कि इन्होंने जनरल आसिम मुनीर की टीम के उन तमाम जो आप कह सकते हैं कि फ्रंट प्लेयर्स थे या जो वो लोग जो फ्रंट फुट पे आके मुल्क में दहशतगर्दी के खिलाफ लड़ रहे हैं या जो ब्लैकमेल नहीं होते या जो स्टेट नैरेटिव को लेके चल रहे हैं या जो रियासत के मफाद की जंग लड़ रहे हैं, उन सबको इन्होंने वन बाय वन उनके खिलाफ किरदार कशी करने की कोशिश की और इसके पीछे जो ग्रेटर जो एजेंडा है वो पाकिस्तान की डिस्टेबलाइजेशन है, पाकिस्तान की आवाम और फौज के दरमियान नफरतें पैदा करनी है। दूसरी तरफ आप देख रहे हैं कि कल ही बलूचिस्तान में जो मेजर साहब शहीद हुए हैं जिनका ताल्लुक बाग आज़ाद कश्मीर से है, ज़ुबैर बिन आई थिंक साद बिन ज़ुबैर उनका नाम है और वो आज़ाद कश्मीर के जो साबिक वज़ीर आज़म हैं सरदार तनवीर इलियास उनके रिश्तेदार भी हैं और बाग से ही उनके वालिद साहब जो हैं वो भी शायद मिलिट्री में थे। तो ये कुर्बानियों का सफ़र भी एक तरफ जारी है, रोज़ाना की बुनियाद पर ये हो रहा है। दूसरी तरफ ये प्रोपेगेंडा ब्रिगेड ये चाहती है कि पाक फ़ौज के इमेज को ख़राब किया जाए, कौम के दिलों में पाक फ़ौज के बारे में गलत फहमियाँ पैदा की जाएँ, नफ़रतें पैदा की जाएँ। लेकिन हकीकत ये है कि पाक फ़ौज मुल्क को बचाने के अज़म किए हुए आर्मी चीफ़ का जो कौमी सलामती का में भी जो बयान है उसमें एक बड़ी रियलिस्टिक चीज़ है कि फ़ौज कब तक अपने खून से गवर्नेंस के गैप्स को फिल करती रहेगी और ये पूरे मुल्क में है। ये खैबर पख्तूनख्वा में भी है, वहाँ के हुक्मरान करप्शन करते हैं, ये बलूचिस्तान में भी है, वहाँ भी करप्शन है, ये सिंध में भी है, ये पंजाब में भी है। लेकिन और ये जो एक्सप्लॉयटेशन है यूथ की इसको सियासतदान करते हैं, लेकिन इसको इस गैप को फिल करने के लिए जब ये बेरोज़गार नौजवान ईंधन बन जाता है दहशतगर्दों का, ये जब गलत रास्ते पे चल पड़ता है, ये जब मुल्क दुश्मन एजेंडे पे चला जाता है, जब ये फ्रस्ट्रेट हो जाता है और जब ये रियासत का बागी हो जाता है, तो इसको काउंटर करने के लिए फिर जाहिर सी बात है कि फ़ौज को अपना किरदार अदा करना पड़ता है। तो मैं ये समझता हूँ कि अब भी ज़रूरत इस चीज़ की है कि जितनी प्रोपेगेंडा ब्रिगेड है इसके खिलाफ स्ट्रॉन्ग एक्शन लिया जाए। कल मैं देख रहा था अहमद नूरानी रात को वो रो रहे थे कि जी मेरे घर पे रेड हो गया, मेरे भाई को अगवा कर लिया गया, गिरफ्तार कर लिया गया। मैं ये समझता हूँ कि जब आप इस तरह से लोगों की ज़ात पे कीचड़ उछालेंगे, जब इस मुल्क के मोतबर जो इदारे हैं
उनके ऊपर आप बेसलेस प्रोपेगेंडा करेंगे। आप जो इस वक्त भी अमेरिका में किस तरह चंदाखोरी के अंदर मुलव्वस हैं सबको पता है। आप फंड रेजिंग करके आपने वहाँ जो कारनामे सर अंजाम दिए हुए हैं वो भी सबको पता है, और भी बहुत सी स्टोरीज हैं जो बताने वाली है। तो जब आप ये सारी चीज़ें करेंगे तो लाजम, ये तो रियासत के ऊपर लाजमी है कि रियासत को रिएक्ट करना चाहिए। रियासत को, जैसे आर्मी चीफ ने कहा कि हार्ड स्टेट का किरदार अदा करना पड़ेगा। ये जितने ऐसे करैक्टर्स हैं इनको मुंतकी अंजाम तक पहुंचाने के लिए काम करना शायद इससे ज़्यादा बेहतर वक्त की ज़रूरत नहीं है। तो ये बहरहाल कल का जो कंक्लूजन था कौमी सलामती कमेटी का जो इजलास था उसके अंदर की होने वाली गुफ्तगू वो मैंने आपके सामने रखी। आने वाले 1-2 दिन बड़े इंपॉर्टेंट हैं, कुछ और टॉप ब्रेकिंग्स हैं जो मैं आपसे गाय बगाए शेयर करता रहूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान जिंदाबाद।